तो ये आदमी एक आइलैंड जाता है क्योंकि उसे वहां के ट्राइब से मिलना था। पर इसमें जो स्केरी बात थी वो ये थी कि इस ट्राइब के लोग थोड़े डेंजरस थे और वो लोग कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करते थे। मैं पूरा स्टोरी समझाता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन साल 1960s में। ये कहानी है इस बंदे के बारे में। इसका नाम था माइकल और ये यूएस का रहने वाला था। तो अब जो माइकल है वो जाता है इंडोनेशिया के एक आइलैंड में जहां पर एस्मा ट्राइब रहती थी। स्क्रीन में जो फोटो आप लोग देख रहे हो ये थी वो ट्राइब। नाउ इस ट्राइब की जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि ये लोग लकड़ी में डिजाइन वगैरह बड़ा अच्छा बनाते थे और लकड़ी से एक पोल जैसा कुछ बनाते थे। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये फोटो देख सकते हो। अब बाहरी दुनिया के लिए तो ये बस एक लकड़ी का पोल है जहां पर कुछ डिजाइन बने हुए हैं, पर उस ट्राइब का ये मानना था कि इन लकड़ी के पोल में लोगों की आत्माएं छुपी हुई है। और इस थ्योरी को अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार हमें इस ट्राइब के बारे में जानना पड़ेगा। दरअसल उस समय इंडोनेशिया में बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब थे और क्योंकि वहां पर रिसोर्स लिमिटेड थे और सबको अपनी पावर दिखानी थी तो इन ट्राइब्स के बीच बहुत सारा लफड़ा होता था। इस लफड़े का बस एक ही मोटिव था, या तो दुश्मनों को मारना है या तो दुश्मनों से मरना है। तो इन्हीं लफड़ों में ट्राइब के बहुत सारे लोग मारे जाते थे और एस्मा ट्राइब में ऐसा माना जाता था कि जिन लोगों ने अपनी कम्युनिटी के लिए बलिदान दिया है उनकी आत्मा इस पोल में रह जाती है और जब तक इनके दुश्मनों से उनकी मौत का बदला नहीं लिया जाएगा इन सब की आत्माएं उसी पोल में रह जाएगी। तो इन आत्माओं को शांति देने के लिए जो ये ट्राइब है वो लोग अपने एनिमीज को खत्म कर देते थे और अपने एनिमीज को खत्म करने के बाद वो उनकी खोपड़ियों को एज अ ट्रॉफी रखते थे और अपने विक्ट्री को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी एनिमीज का मांस तक खाते थे। इन सिंपल टर्म्स कैनिबलिज्म। तो अब हम हमारी स्टोरी में वापस आते हैं। जो हमारा माइकल है वो इस ट्राइब के साथ अपना कुछ समय बिताता है और वो उनके कल्चर से काफी ज्यादा इंप्रेस था और वो ये चाहता था कि जो इस ट्राइब का पोल है वो उसे अमेरिका लेके जाए और बाकी दुनिया को भी इसके बारे में बताए। तो अब इसी शिपमेंट इसी ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने के लिए वो अपने घर अमेरिका वापस जाता है। जिसके बाद नवंबर 1961 में जो माइकल है वो दोबारा इस आइलैंड में जाने की कोशिश करता है। वो अपना बोट रेडी करता है, पर इस बार जो उसका ट्रिप था उसमें उसका एक दोस्त भी आने वाला था और वीडियो को सिंपल बनाने के लिए हम उसे फ्रेंड बुलाएंगे। अब फ्रेंड और माइकल बोट में अपना एडवेंचर कर रहे थे, पर तभी अचानक से ही जो समंदर की लहरें हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इतनी ज्यादा तेज कि उनकी जो बोट है वो पलट जाती है। कैसे ना कैसे करके इन्होंने अपने बोट को वापस पलटाया, पर तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि जो बोट है वो ऑलमोस्ट खराब हो चुकी थी। तो अब इन दोनों का बहुत बुरा समय स्टार्ट हो चुका था। एक तो उनकी बोट खराब हो चुकी थी और दूसरा जो आइलैंड था वो तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर था। 2 दिन तक ये लोग समंदर में इस चीज की उम्मीद लगाए हुए थे कि कोई ना कोई उनकी मदद करने जरूर आएगा, पर किस्मत में जब एल लगा होता है ना, कुछ भी चीज काम नहीं करती। इस वक्त तक माइकल को एक चीज पता चल चुकी थी कि अगर उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो जल्द ही ये लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। तो जो हमारा माइकल है वो ये सोचता है बोट खराब है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपन तैरते हुए उस आइलैंड तक जाएंगे। तो जो माइकल का फ्रेंड है वो माइकल को याद दिलाता है, ब्रो एक बार रुक जा, तेरे को पता है ना पानी में शार्क हैं और अगर किसी शार्क को तेरे से प्यार हो गया ना, आइलैंड का पता नहीं पर तो उसके पेट में जरूर जाएगा। बट अगेन जो माइकल है वो माइकल वाली हरकतें करता है। खतरे का पता होते हुए भी वो पानी में कूद जाता है और आइलैंड की तरफ तैरने लगता है। और अब जो माइकल का फ्रेंड था वो बोट में अकेला था। अब अगले दिन की गुड मॉर्निंग होती है और माइकल की तलाश में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे बोट्स आते हैं, जिसके बाद वो लोग माइकल के फ्रेंड को रेस्क्यू कर लेते हैं। पर माइकल कहाँ था ये किसी को भी नहीं पता था। तो अब ऑफिशियली इंडोनेशिया के उस आइलैंड में माइकल के लिए एकदम बड़ी वाली सर्च स्टार्ट हो जाती है। ये इवेंट इतना ज्यादा बड़ा था कि यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तक वहां पहुंच जाता है और वो भी माइकल को ढूंढने लगता है। नाउ अब तुम लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हो कि यार यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के पास और कुछ काम नहीं था क्या? मैंने आप लोगों को माइकल का पूरा नाम नहीं बताया था। माइकल का पूरा नाम था माइकल रॉकफेलर और ये यूएस का वाइस प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि माइकल का बाप था। अगर उसकी फैमिली को ही देखा जाए तो उसकी फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज की लिस्ट में आती है। ये फैमिली बिलियनियर्स की फैमिली थी। तो माइकल के बाप ने अपनी पूरी कनेक्शन, अपनी पूरी पावर लगा दी और माइकल को हर जगह ढूंढने लगा। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी माइकल का कुछ पता नहीं चलता और ऑफिशियल्स ने ये कंक्लूड करा कि या तो माइकल डूब के मर गया या तो फिर वो शार्क का डिनर बन गया। तो ये थी थ्योरी ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। नाउ अब इस केस को तकरीबन 45 साल 45 इयर्स बीत जाते हैं
और एक फिल्म मेकर्स की टीम थी जो माइकल के लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करती है। वो लोग अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे, पर तब उन्हें उनकी औकात के बारे में पता चला, क्योंकि एक तो उनकी पूरी टीम को इंडोनेशिया में जाने आने का खर्चा लग जाएगा, वहां पर रहने खाने का खर्चा लग जाएगा, उनके जो फिल्मिंग गियर्स है उनका रेंट भी भरना पड़ता, और ऊपर से उन लोगों को उन ट्राइब की लैंग्वेज नहीं आती और उन्हें एक ट्रांसलेटर तक हायर करना पड़ता। तो इस टीम ने यही सोचा कि यार इस डॉक्यूमेंट्री में इतना ज्यादा पैसा फूकना ये थोड़ा रिस्की है। तो ये फिल्म मेकर की टीम क्या करती है, ये लोग पास में माइकल पे जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज, जितनी भी आर्टिकल्स बनी है उन सबको चेक करते हैं, और उन्हें कुछ रॉ, कुछ एक्सक्लूसिव क्लिप्स मिलती है। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लिप थी ये वाली क्लिप, जहां पर जो ट्राइब है वो कुछ तो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और इन सब के बीच एक गोरा लड़का था। और अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो ये रही माइकल की फोटो, और एक बार इसे इस क्लिप से कंपेयर करके देखो, शायद आप लोगों को कुछ नजर आ जाएगा। तो जब ये फोटो बाहर आती है सब लोगों ने यही अज्यूम किया कि यार ये तो माइकल है, आखिर ये उन ट्राइब के साथ कर क्या रहा है। जिसके बाद एक ये थ्योरी सामने आती है कि जो माइकल है उसने ऑफिशियली इस ट्राइब को ज्वाइन कर लिया था। देखो जो माइकल है वो ऑलरेडी एक बिलियनियर फैमिली से था, तो उसके लिए पैसा, घर, गाड़ी, दौलत ये कुछ मायने नहीं रखती थी। एक बार आप लोग इस फोटो को ही तो देखो, कोई देख के ये बता ही नहीं सकता कि ये एक बिलियनियर है। तो शायद से जो माइकल है उसने अपनी धन दौलत सब कुछ त्याग दी और वापस से प्रिमिटिव लाइफ जीने लगा। बट अगेन इस थ्योरी में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दरअसल जो ये फोटो है वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, तो ये बता पाना मुश्किल था कि क्या ये माइकल था या नहीं। और इसके साथ ही साथ ये फोटो तकरीबन 40 साल पहले ली गई थी, तो इस फोटो को कंफर्म कर पाना ये एक तरीके से इम्पॉसिबल था। नाउ अब हम आते हैं माइकल की सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी के ऊपर, द थ्योरी ऑफ रिवेंज एंड कैनिबलिज्म। देखो उस आइलैंड में जहां पर वो ट्राइब रहती थी वहां पर 2 मिशनरीज रहते थे, और क्योंकि ये मिशनरीज उस आइलैंड में काफी ज्यादा समय से रहने लगे थे तो उन्हें वहां की लोकल भाषा तक आती थी। तो उन मिशनरीज के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्राइब के लोगों से बात करी, और ट्राइब के लोगों ने कंफर्म किया कि जो माइकल है वो उस दिन आइलैंड तक आया था। जिसके बाद ट्राइब ने माइकल को खत्म कर दिया और उसके मीट को खाने लगे, और माइकल की जो खोपड़ी है वो अभी भी उस ट्राइब के पास है। और इस थ्योरी को और भी अच्छी तरह समझने के लिए आप लोगों को इस आदमी से मिलना पड़ेगा। इसका नाम था काल। तो अब जो काल है वो माइकल की स्टोरी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, तो अपनी रिसर्च करने के लिए वो एस्मर ट्राइब के पास जाता है और उन सबके बीच काफी लंबे समय के लिए रहता है। और इतने लंबे समय तक उस ट्राइब के साथ रहने के बाद ट्राइब के लोगों को काल पे काफी ज्यादा भरोसा होने लगा था, और ट्राइब के कुछ लोग काल से ये कन्फेस करते हैं कि उन लोगों ने माइकल को खत्म करा था, और इसके साथ ही साथ उसका मीट तक खाया था। और जब काल की रिसर्च खत्म हो चुकी थी वो बोट पर बैठकर अपने घर वापस जा रहा था, पर तभी ट्राइब का एक आदमी काल के पास आता है और उससे ये बोलता है, भाई मैंने तुमको जो भी चीजें बताई है ये तुम बाहर नहीं बता सकते। माइकल के खून के बारे में तुम बाहर किसी से कुछ बात नहीं कर सकते, ये हमारा सीक्रेट है, और अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम मारे जाओगे। तुम क्या, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सभी लोग मारे जाएंगे, इसीलिए इस चीज को एक सीक्रेट ही रखना। बट बेचारे उस ट्राइब की इंसान की बेइज्जती हो गई, क्योंकि घर वापस लौटने के बाद काल एक किताब लिख देता है जिसमें वो इस एस्मर ट्राइब के बारे में सब कुछ बता देता है। नाउ अब आप लोग ये सोच सकते हो कि यार आखिरकार उस ट्राइब ने माइकल को क्यों खत्म किया, आखिरकार माइकल ने उनका बिगाड़ा ही क्या था। जिसका सिंपल आंसर ये है कि माइकल ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर उस समय आइलैंड में डच के कुछ सोल्जर्स थे और उन्होंने एस्मर ट्राइब पर गोलियां चलाई थी, जिसके कारण कुछ एस्मर लोगों की जान चली गई। अब उस ट्राइब को ये थोड़ी ना पता था कि गोली किसने चलाई, उन्हें तो बस इतना पता था कि कुछ गोरे लोग आए और उन्होंने उन पर गोलियां चलाई, और अनफॉर्चुनेटली जो माइकल था वो भी एक वाइट आदमी था, और बदले की आग में जो ट्राइब के लोग हैं उन्होंने माइकल को खत्म कर दिया। पर हाँ, इस चीज को याद रखना कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। ये थ्योरी काल के किताब के अकॉर्डिंग है, और मैं ये आप पे छोड़ता हूं कि आप लोगों को काल की बातों में कितना भरोसा है। डू लेट मी नो कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो।